Okay. Now, this one here. Okay. Let's say all the rods are of uniform thickness and each having a length mass m and length l. Here also mass m and a length l and a mass m and length l. And this is origin here. Hmm. This is along x-axis, this is along y-axis, and here it is along z-axis. So all are the rod. These are the, just you can say these are the. Okay. क्वेश्चन क्या है? फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. सो अब ये रॉड है तो एक्चुअली ये एक एक्सटेंडेड बॉडीज है, ये कंटिन्यूस बॉडी है, मतलब बड़ा बॉडी है, कोई पॉइंट मास तो है नहीं. तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? आप इस रॉड को पॉइंट मास अज्यूम कर लेंगे. मैंने रिपीट किया वर्ड अज्यूम कर लेंगे. आपको मालूम है रॉड का सेंटर ऑफ मास किधर होता है? एग्जैक्टली सेंटर पे ही होता है. रॉड का सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली सेंटर पे ही होता है. तो अगर मैं एक्स एक्सिस वाला रॉड लूंगा तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहां पर होना चाहिए. इट विल बी हियर. वो इधर आएगा. मतलब ये क्या होगा? कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? L/2, (0, 0). ठीक है. ये इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा. फिर ये वाला जो रॉड है इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे आएगा. तो ये आ जाएगा दैट इज इक्वल टू वाई एक्सिस है ना. तो 0, L/2, 0 सेंटर ऑफ मास हियर. फिर इसके सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे आएगा दैट इज 0, 0, L/2. आर गेटिंग? मैंने रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है उनके सेंटर पे क्यों लिया? ये बात समझ में आया? क्योंकि मैं पहले बता चुका था कि अगर कोई यूनिफॉर्म बॉडी होगी, ठीक है, अगर रॉड जैसा यूनिफॉर्म बॉडी होगा तो उसका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली सेंटर पे ही होगा. तो ये तीन रॉड अलग अलग डायरेक्शन में दे रखा था, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में दे रखा था. तो आपने अज्यूम कर लिया कि रॉड को एक पॉइंट मास अज्यूम किया. वो पॉइंट मास है नहीं, इसको पॉइंट मास अज्यूम किया और उसका सेंटर ऑफ मास कहां पे रखा? उसके सेंटर पे रखा. ये बात क्लियर हुआ? Boys and girls, why we have taken center of mass of the rod exactly at the center? Yes, sir. Okay. Now you have to find the position of center of mass. So you can find out. I think क्या अप्लाई करेंगे? एक्स वाई जेड अप्लाई करेंगे कि वेक्टर फॉर्म अप्लाई करेंगे? जस्ट टेल मी. मैं एक्स वाई जेड अप्लाई करूं, एक्स सी एम वाई सी एम जेड सी एम अप्लाई करूंगा कि वेक्टर फॉर्म अप्लाई करूं? इस बच्चे मैं एक्स सी एम वाई सी एम जेड सी एम तीन फॉर्मूले अप्लाई करूं कि वेक्टर वाला अप्लाई करूं फॉर्मूला? सर XCM. नहीं, कैसे होगा फिर? आपको हाँ कर सकते हैं, तीन अलग अलग भी कर सकते हैं. यस यू आर राइट, कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं. एक्ससीएम करेंगे तो क्या आएगा? आई थिंक बाकी सब तो 0 ही 0 है. ये वेक्टर फॉर्म भी कर सकते हैं ना बेटा, वो छोटा पड़ेगा वेक्टर फॉर्म. क्यों? वेक्टर फॉर्म क्या था? दैट इज m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3. इस तरह से कर सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं. जस्ट डू इट, जस्ट गेट द आंसर, गेट द आंसर. मुझे आंसर बताइए क्या आएगा फाइनली. वो भी अप्लाई कर सकते हैं, एक्ससीएम वाईसीएम जेडसीएम भी अप्लाई कर सकते हैं. इस तरह से भी कर सकते हैं. अच्छा आप सही कह रहे हो, एक्ससीएम वाईसीएम जेडसीएम भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं. दोनों तरीके से करके देख लो, उसमें कुछ नहीं.
कि आप एक्सियम वाइसियम अप्लाई करेंगे? एक्स वाई जेड आप ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे करें? कर सकते हैं। R1 का कोऑर्डिनेट क्या ले लेंगे? R1 का कोऑर्डिनेट ले लेंगे, दैट इज L/2 I कैप प्लस 0 J कैप प्लस 0 K कैप, यही होगा ना। और R2 क्या होगा? 0 I कैप प्लस L/2 J कैप प्लस 0 K कैप। एंड R3 क्या होगा? जस्ट वेट। R3 क्या होगा? दैट इज 0 I कैप प्लस 0 J कैप प्लस L/2 K कैप। ऐसे भी कर सकते हैं। एक्सियम वाइसियम जैसे ही कह रहे हो वैसे भी कर सकते हैं। एक्सियम वाइसियम जेडसीएम से भी कर सकते हैं। तो फाइनली आंसर क्या आएगा? फाइनली आंसर क्या आएगा? दैट इज ये तो आ जाएगा तुम्हारा L/2 I कैप, ये आ जाएगा L/2 J कैप, ये आ जाएगा L/2 K कैप। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर? M1 को M ले लेंगे, M मास तो तीनों का सेम है। What is the final answer? Anybody got it? सर वेक्टर फॉर्म में ही बताएं। किसी भी फॉर्म में बता दो मुझे, एक कोई पहले वेक्टर फॉर्म में ही बता दो। क्या आएगा? M इंटू L/2 L/2 I कैप, ये हो जाएगा ना। दूसरा होगा M इंटू L/2 J कैप, J कैप, M ठीक into है, L/2 K कैप और नीचे अपॉन 3M। हाँ M प्लस M आ जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू Li कैप Lj कैप प्लस Lk कैप अपॉन 6 आना चाहिए ना। 3 2 जा हाँ 6, यस सर 2 भी नीचे आ जाएगा ना, 3 2 जा 6 हो जाएगा। यस सर। आप वैसे भी कर सकते थे, एक्सीएम वाईसीएम जेडसीएम से भी कर सकते थे। पहले एक्सीएम करते, फिर वाईसीएम करते, फिर जेडसीएम कर देते, फिर आप लिख लेते आप ऐसे, वैसे भी कर सकते थे। यस। तो अगर हम इसका वेक्टर फॉर्म आए, अगर वेक्टर फॉर्म नहीं चाहिए होता, मैग्नीट्यूड चाहिए होता, तो फिर ये करते बेटा। अगर मॉड चाहिए मुझे तो इसका अंडर रूट ऑफ ऐसे हो जाता ना, L/6 होल स्क्वायर प्लस L/6 होल स्क्वायर प्लस L/6 होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो L/6 √3 हो जाता ना, फिर डिवाइड बाय √3 डिवाइड बाय √3, हाँ ऐसे ही कुछ आता। ठीक है, L/6 बाहर आ जाता और √3 अंदर रह जाता। ठीक है, तो आर यू गेटिंग हाउ टू गेट? अगर एक मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सटेंडेड बॉडीज होगी तो आप हमेशा उसको इंटीग्रेशन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसको पॉइंट मास अज्यूम कर सकते हैं, उसको पॉइंट मास अज्यूम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सो अगर मैं एक क्वेश्चन देता हूं दिस ईयर, ओके मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। हैव यू एवरीबॉडी गॉट दिस क्वेश्चन? कैसे किया गया? यस सर। अच्छा ठीक है। यस सर। नाउ वन मोर क्वेश्चन, उसको भी पॉइंट मास अज्यूम करके करिएगा। ठीक है,
एक क्वेश्चन और लेते हैं। लेट्स से एक हेमिस्फीयर ले लेते हैं और एक हाँ दिस वन हियर। देखिए अगर मैं कोन ले लेता हूँ, देखिए कोन का हमें मालूम है कोन का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, ठीक है, और उसके ऊपर सर 2 मिनट ऊपर का दिखाओ ना थोड़ा हाँ सा। एक सेकंड। हाँ सर और ऊपर लो, ऊपर का भी है, लिखा ही नहीं है तो। जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम हियर। Done by everyone? वेट सर, सर थोड़ा नीचे करो। तो थोड़ा ऊपर आ रहा चाहिए, थोड़ा सा। सर हाँ बोलिए। सर ये जो फिजिकल क्लासेस जो आप चालू कर रहे हैं ना, उस टाइम ऑनलाइन क्लासेस नहीं रहेंगे चालू? अब ये एक बार जगदीश सर से बात करनी पड़ेगी आप, ठीक है। ऐसा कोई कंपल्सरी तो नहीं है, बट आपको एक बार जगदीश सर से बात करना पड़ेगा। अभी देख लेते हैं क्या फॉर्मेट आता है, मतलब कंपल्सरी है नहीं है वो सब देखना पड़ेगा। तो मैं आपको कल हाँ बता सर, पाऊंगा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। क्योंकि ठीक है। अभी पेरेंट्स तो नहीं मान रहे हैं ना सर जो भेजने के लिए, तब ऑनलाइन नहीं रहेगा तो इसीलिए पूछ रहा हूँ। चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑनलाइन हमारे साथ प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर ऑनलाइन ऑफलाइन सर दो आई हो गेस जाएंगे। दोनों होने वाला है एक वीक के लिए। दोनों होगा तो फिर और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी ना। हाँ फिर सर आपके लिए। हाँ एक ही बात को 2 बार पढ़ाना पड़ेगा। हाँ सर पंकज सर बोले थे। ओके, नाउ लुक सर हियर। ये हॉलो है या सॉलिड? हाँ मैं बता देता हूँ, वेट एक मिनट। ये सॉलिड स्फीयर है और ये सॉलिड कोन है, ठीक है। ये सॉलिड कोन ले लेते हैं, ठीक है। और किसी ने इसको कंस्ट्रक्ट किया है, सब डायमेंशन वगैरह दे देते हैं इसके, ठीक है। इसका जो रेडियस है वो r है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, दैट इज 2r, ठीक है। और इसका हाइट दे देते हैं,
इसका जो हाइट है नियर अबाउट 4r, देयर इज अ क्वेश्चन हियर, ये आया वो क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह से इसने, ये एक सॉलिड स्फीयर है एंड दिस इज सॉलिड, और ये सॉलिड कौन है, सॉलिड स्फीयर एंड सॉलिड कोन, ठीक है। सॉलिड स्फीयर एंड सॉलिड कोन, ठीक है। अब तो कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ओनली दिस मच इज गिवन। लेट मी राइट द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन इज गिवन, अ कारपेंटर has constructed a toy if density of material of, डेंसिटी क्यों दिया है, क्योंकि मास मालूम नहीं है ना, मास मालूम नहीं है तो डेंसिटी ले लिया है। हाँ, मटेरियल ऑफ स्फीयर इज 12 times that of cone. Find the position of center of mass. Find the position of center of mass. ये तो यूनिफॉर्म बॉडीज हैं, तो इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा एग्जैक्टली कहाँ से होगा, सेंटर ऑफ मास कहाँ से होना चाहिए, कैसे निकालेंगे इसका सेंटर ऑफ मास। कहीं पे ओरिजिन ले लो, कहाँ पे ओरिजिन लेंगे आप, ओरिजिन कहाँ पे लेंगे, आई थिंक बेटर है आप ओरिजिन यहाँ पे ले लीजिए, कहीं से भी निकाल सकते हैं पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फ्रॉम द बेस कर लेते हैं, हम कुछ क्वेश्चन में ऐड कर देते हैं, फ्रॉम द सेंटर ऑफ बेस ऑफ कोन, सेंटर ऑफ बेस ऑफ कोन। अब आपको सेंटर ऑफ मास चाहिए, लेकिन कहां से फाइंड आउट करना है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ बेस ऑफ द कोन, मतलब आपको फिर ये पार्ट ओरिजिन लेना पड़ेगा, वेयर इट इज ओरिजिन, दिस पार्ट यू हैव टू टेक एज ओरिजिन, ये पार्ट ओरिजिन लेना पड़ेगा, ये दिस पार्ट यू हैव टू टेक एज ओरिजिन, ये पार्ट ओरिजिन लेना पड़ेगा, ये। तो एक बात बताओ, सॉलिड स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, फिर ये अगर एक्स हो जाएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो मुझे ये बताओ कि सॉलिड कोन और सॉलिड स्फीयर का सेंटर ऑफ मास होता किधर, उनको पॉइंट मास अज्यूम करेंगे, पॉइंट मास अज्यूम करेंगे, तो कहाँ पे सॉलिड कोन का कहाँ पे था, सॉलिड कोन का, सॉलिड स्फीयर का तो सेंटर पे ही आएगा, हाँ ये तो सेंटर पे ही आएगा, और इसका भी इधर क्या बोला आपने, एच बाय, ये 4। ये इसकी हाइट होगी ना, हाँ सर, 4r/4 मतलब r। आर हो जाएगा फिर, तो फिर ये आर हो जाएगा, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, आर, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, 4r, ये हो गया, और इसके मिडिल में आएगा ना, क्या आएगा, 0, 3r कैसे होगा बेटा, 4r तो नीचे से यहां से लेना है ना, 4r तो ये हो गया, यहां से लेना, यहां से, ई फ्रॉम हियर, तो 5r होगा ना, देखो चेक करो, ठीक है, जस्ट चेक इट। तो हाँ, क्योंकि ये जो है ना, इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो h/4 पे होता है, तो अगर हम इसका h/4 करेंगे तो एक्चुअली 4r/4 करेंगे तो अल्टी वो r आ जाएगा, इसका सेंटर ऑफ मास r पे ही आएगा ना, h/4 पे होता है। हाँ, पहले बता, दोनों का सेंटर ऑफ मास हमने 0, r और ये क्यों रखा, वो समझ में आया, यस सर कौन समझा। बताओ कौन का, दोबारा फिर से बताता हूँ।
जैसे देखो जो कोन है जैसे हम अलग अलग बताते हैं, तो स्फीयर को तो कोन जो है ना उसका जो हाइट दिया हुआ है वो h है, दैट इज 4r। इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है मैंने आपको बताया था कि h/4 पे होता है, तो h/4 करेंगे तो ये 4r/4 करेंगे तो अल्टीमेटली r आ जाएगा ना, h/4 पे होता है ना, h/4 पे सेंटर ऑफ मास होता है। ये तो पहले लिखवाया है मैंने सॉलिड का, हॉलो का h/3 पे होता था और सॉलिड का h/4 पे होता था। तो h/4 करेंगे तो h/4, तो 4r/4 करेंगे तो गेट ओनली r ना, तो यहां से डिस्टेंस कितना बनेगा, फिर r बनेगा। ठीक है, दिस डिस्टेंस विल बी r। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, ये y एक्सिस है ना, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0, r। अच्छा, स्फीयर का जो है उसके सेंटर पे होता है, तो यहां से डिस्टेंस देखेंगे तो 4r तो ये हो गया और एक r ये भी लेंगे, दिस इज r ये, तो टोटल कितना हो जाएगा 4r और ये r कितना हो जाएगा 5r। तो दोनों के कोऑर्डिनेट हमको मिल गए, कोऑर्डिनेट मिल गए, ये बात समझ में आया। हाउ टू गेट द कोऑर्डिनेट, सॉलिड कोन का h/4 पे होता है, ये बात याद रखना, और हॉलो का h/3 पे होता है। गॉट इट। अच्छा, तो स्फीयर, स्फीयर का मास कोऑर्डिनेट्स तो मिल गया x1, नहीं स्फीयर का लेंगे, वेट वेट वेट, कोन, पहले कोन लेंगे, कोन, कोन अगर लेंगे तो कोन का तो कोऑर्डिनेट मिल गया हमको x1, y1 दैट इज इक्वल टू 0, r। कोन का मास कैसे मिलेगा, बोलते मास, मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी बेटा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/3 pi r square h. 1/3 pi r square Pi. h, सेंटीमीटर क्यूब। 1/3 pi r square h। इसको भी कोई रेडियस ले लेते हैं, रुको इसको 2r ले लेते हैं। तो 1/3 pi r square h ये होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। देखो 1/3 pi r square वॉल्यूम हो गया इनटू डेंसिटी, तो 1/3 pi r रेडियस क्या लेंगे 2r, h क्या लेंगे 4r इनटू डेंसिटी, तो फाइनली क्या आ जाएगा ये 4 फाइनली क्या आएगा 4 4 जा 16, 16/3 pi R 16/3 cube. r क्यूब ना, pi r क्यूब इंटू रो। ठीक है, अच्छा सॉलिड स्फीयर का ले लेते हैं, स्फीयर का हो जाएगा x2, y2 0, 5r। तो इसका मास क्या लेंगे, मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 4/3 pi r cube. pi r cube into density, so it become 4/3 pi r cube into density। I think radius r है, ठीक है 4/3 pi r cube into density। लेकिन डेंसिटी भी दोनों का अलग अलग है ना, Yes, sir. सेम ले ले क्या, डेंसिटी हटा देते हैं, सेम ले लेते हैं, छोड़ो डेंसिटी सेम लेते हैं, लीव इट। ये डेंसिटी ऑफ द मटेरियल सेम ले ले, वैसे न्यूमेरिकल में तो अलग अलग दिया हुआ है। चलो इतना कर लिया तो डेंसिटी भी रख देते हैं, डेंसिटी किसकी होगी, डेंसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर इज 12 टाइम्स दैट ऑफ कोन, तो इसका 12 रखना पड़ेगा, डेंसिटी इज 12, यहाँ पे 12 रखना पड़ेगा, 12 row. हाँ 12 रो हो जाएगा, तो 12 रो, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 12 रो रख देते हैं, तो सेम भी दे सकता है न्यूमेरिकल में, ऐसा कुछ नहीं, दैट इज 12 रो,
तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 16 पाई आर क्यूब रो। तुम दोनों की इक्वेशन को ध्यान से देखो, इसमें 16/3 आ रहा है, इसमें सिर्फ 16 आ रहा है, तो क्या फर्क होगा दोनों के मासेस में? इसको अगर हाँ इसका मास m ले लेंगे तो इसका मास कितना होगा? m/3 m/3 हो जाएगा। इसका मास m ले लेंगे तो इसका m/3 होगा, या इसका m ले लेंगे तो इसका 3m ले लेंगे। उल्टा कर देते हैं, वेट रुको, उसको m ले लेते हैं, ऊपर वाले को m ले लेते हैं, तो फिर इसको 3m कर देंगे, ये बेटर है। नाउ यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला XCM YCM दोनों अप्लाई करना पड़ेगा शायद, नहीं सिर्फ YCM अप्लाई करेंगे, सिर्फ Y पे ही है दोनों। तो YCM M1 Y1 प्लस M2 Y2 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। तो नाउ यू कैन गेट द आंसर, M इंटू Y क्या होगा, इसका Y होगा R प्लस 3M, इसका होगा 5R अपॉन M प्लस 3M। देखो मेरा पर्पस ये नहीं कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन कराना, मेरा पर्पस ये है कि तुमको थोड़ा मालूम होना चाहिए चीजें कैसे वर्क करती हैं, ठीक है। और मेडिकल में तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत ही इजी प्रॉब्लम्स आएंगे, इतना नहीं आएगा, ठीक है। दिस इज नॉट फॉर मेडिकल स्टूडेंट, ठीक है। मैंने क्वेश्चन ले लिया इसको, बट ठीक है ना, समझ में आया ना? तो अल्टीमेटली विल गेट द आंसर, m विल गेट कैंसल, ऊपर क्या आएगा 5 3 जा 15 16 r अपॉन 4 आ रहेगा ना, 4 आ रहेगा। आई थिंक आंसर विल बी 4 करेक्ट, ठीक है। तो एक्चुअली अगर मेडिकल में देगा ना तो वो क्या करेगा, मासेस को सेम कर देगा। तो फिर ये मास वाला जो पार्ट जैसे मेडिकल में दे सकता है, लेकिन वो क्या करेगा फिर क्वेश्चन को इजी कर देगा, वो दोनों के मासेस को क्या ले लेगा, सेम, बोल देगा दोनों के मासेस सेम है। तो फिर आपको सिर्फ कोऑर्डिनेट रखना पड़ेगा, दोनों के मासेस सेम रख देंगे, दोनों को m और m रख देंगे, तो m इंटू Y1 प्लस m इंटू Y2 अपॉन m प्लस m, ऐसे हो जाएगा उनका प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये जो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी निकालने का है ना, ये जो मेंस वगैरह में देता है मोस्ट ऑफ द। सर वो 6R आएगा ना? 6R कैसे आएगा, 5 3 जा 15 15 प्लस 1 16 16/4, ठीक है 4R आएगा बेटा। ये 5 3 जा 15 15 प्लस 1 16 16/4, ठीक है, सिर्फ 4R आ रहा है। Sir, can you please scroll up? तो हमेशा ये बात ध्यान रखना, जब भी मास गिवन नहीं होता है, यू हैव टू यूज द फॉर्मूला मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू, तो आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। एवरी टाइम यू टू यूज द फॉर्मूला मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ऑलवेज, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, प्रॉब्लम चेंज करते हैं, वी विल चेंज द प्रॉब्लम। सर स्फीयर के नीचे का दिखाई ना हो। हाँ सर यस, सर पता कैसे चलेगा कि सेंटर ऑफ मास कोन के सेंटर से लेना है या स्फीयर के? वो आपको देगा, वरना फिर आपको बताएगा कि कहाँ से निकालना है, वरना क्या होगा फिर तो हर बच्चे का आंसर अलग अलग आने लगेगा। कोई बच्चा जो है वो यहाँ से निकालने लगेगा, फिर कोई बच्चा कहेगा मैं यहाँ से निकालता हूँ, कोई बच्चा कहेगा इधर से निकालता हूँ। तो अगर आपने ओरिजिन को अलग अलग जगह पे लिया तो आंसर फिर अलग अलग आएगा, डिफरेंट आएगा। सो वो बताता है तुमको, कहीं ना कहीं जरूर बताएगा कि वो सेंटर ऑफ मास आपको कहाँ से लेना है। और ऐसा नहीं कि मास हमेशा अलग अलग रहेगा, मास सेम भी ले सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। रेडियस सेम ले सकता है, मतलब रेडियस भी सेम ले सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे इट डिपेंड्स, वो डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम कैसा फॉर्मेशन कर रहा है। डन सर। अच्छा, आपको याद है मैंने एक बार बात बताया था कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन वाला, कि प्रोजेक्टाइल मोशन को एयर में मतलब प्रोजेक्ट करते हैं, तो अगर वो एक्सटर्नल, वो सपोज कर लो एक्सप्लोड हो जाता है, तो उसके पार्टिकल्स अलग अलग डायरेक्शन में फ्लाई करेंगे,
लेकिन सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे चेंज नहीं होगा, वो अपनी जगह से जस्ट जाता रहता है। जस्ट मैं दोबारा मैं समझाता हूँ, वेट। आई हैव टोल्ड यू दिस वंस कि सर 1 मिनट कॉपी करना है। ओके ओके, जस्ट अ मिनट। वो आपको बताएगा बेटा कहाँ से निकालना है, वरना आपको बताएगा नहीं तो फिर आप करेंगे कैसे फिर? ये प्रॉब्लम हो रहा है, लगता है मुझे ये हटा देता हूँ, मैं वेटिंग रूम हटा देता हूँ, क्योंकि बच्चों का नेट खराब हो रहा है, बार बार एक्सेट कर रहा है, बार बार इंटर कर रहा है। नेहा कई बार इंटर कर चुकी है। ठीक है, मैंने ये हटा दिया है, मतलब जैसे ये वेटिंग हटा दिया है मैंने, ठीक है, मैनेज कर लेना, डन ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा ठीक है, जैसे अच्छा एक प्रॉब्लम और देखें, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ, जैसे ये अगर मैं इस तरह का कोई क्वेश्चन ले लूं कि सपोज कर लो अब इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा कि कैसे मालूम चलेगा, तो वो कहीं ना कहीं आपको हिंट जरूर देगा, ठीक है। ठीक है, फिर से मैं ले लेता हूँ, लुक हियर। सपोज कर लो कि ये लास्ट क्वेश्चन एक करा देते हैं, ठीक है। ये सपोज कर लो कौन है, और ये नीचे हेमिस्फीयर है। इसकी हाइट h है, इसको सिंपल कर देते हैं क्वेश्चन फिर, और ठीक है, इसकी हाइट h है और इसका रेडियस r है, हेमिस्फीयर। इस तरह से दिया रखा, ये सॉलिड हेमिस्फीयर है, सॉलिड हेमिस्फीयर है। ये आया हुआ है मेंस में क्वेश्चन, ये मेंस का क्वेश्चन है बेसिकली। और ये सॉलिड सॉरी सॉलिड ऊपर का कौन होगा, ये नीचे वाला हेमिस्फीयर होगा, सॉलिड कौन, और ये सॉलिड हेमिस्फीयर। क्लियर? क्वेश्चन क्या था, इफ सेंटर ऑफ मास lie at center of common interface, at center of common interface of cone and hemisphere, cone and hemisphere, the height of the cone will be, question tha, the height of cone is, और density वगैरह same है, they have the same density, having same density दोनों की same ले ले, density का कोई पर्पस नहीं है। The height of the cone is option A 2r, option B 4r, option C 3r and option D that is r root 6, ऐसे दे रखा था क्वेश्चन, ठीक है। तो उन्होंने बोल दिया कि सेंटर ऑफ मास जो है कॉमन इंटरफेस, व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन इंटरफेस? कॉमन इंटरफेस का मतलब आप क्या समझेंगे? एनीबॉडी कैन गेस व्हाट इज कॉमन इंटरफेस? सर जहाँ कोन और स्पीयर का कॉमन यहाँ मीट कर रहे हैं दोनों, यस यू आर राइट। इसका मतलब कॉमन इंटरफेस ये होगा, दिस वन हियर। तो ओरिजिन आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, ये। तो दिस इज सेंटर ऑफ मास, दिस इज सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो इसको x ले लेंगे और इसको हम लोग y एक्सिस ले लेंगे, तो y से हम अप्लाई कर देंगे बस, और क्या।
ठीक है, अच्छा तो सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा और सॉलिड हेमिस्फीयर का कहाँ पे आएगा, वो मैंने बताया था। तो सॉलिड h/4 पे आएगा, तो ये क्या होगा 0 कॉमा इसका सेंटर ऑफ मास 0 कॉमा h/4 और इसका किधर आएगा 0 कॉमा हेमिस्फीयर का क्या बताया था, चेक करो हेमिस्फीयर का r/2। हाँ लेकिन नीचे है ना तो -r/2 होगा। ओरिजिन यहाँ पे लिया है ना आपने, ओरिजिन यू हैव टेकन हियर, तो 3r/8 सॉलिड हेमिस्फीयर। सॉरी r/3r/8 बोला ना आपने, 3r/8 तो माइनस 3r/8 इज माइनस, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस, ये ओरिजिन है, ठीक है ना। ओके सो कौन नहीं, इसको 1 ले लेते हैं, चलो कोन को 1 ले लेते हैं, कोन 1 ले लेते हैं, इसका मास